के ऊपर निर्भर होने के कारण तो हमें ये मालूम था कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो थोड़े समय में ही जो काम करना है वो करना होगा। तो इस तरह से निर्भरता के बारे में, डिपेंडेंस के बारे में हमें काफ़ी सोचना होगा। मैं काफ़ी सोचता हूँ, हमारे जो मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उन सबको काफ़ी सोचना होगा डिपेंडेंस के बारे में, निर्भरता के बारे में, कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, तो अपने बलबूते पर अपनी बात को आगे बढ़ाना है। तो कुछ काम तो ऐसे हैं जो सरकार बनने के बाद ही हो सकते हैं, लेकिन बहुत से काम सरकार के बगैर भी हो सकते हैं, और बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत सी निर्भरता को दूर करने के काम ऐसे हैं कि जिनके बगैर सरकार नहीं बन सकती है। जब तक हम अपनी डिपेंडेंस, जैसे हमने बहुजन सुरक्षा दल बनाया है, बीएसपी का सुरक्षा दल बनाना सरकार बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। सरकार बन जाए तो फिर सरकार सुरक्षा करेगी। हमारी अपनी सरकार होगी तो हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे, दूसरे की भी करने लायक बन जाएंगे। लेकिन सरकार बनाने के लिए तो बहुजन सुरक्षा दल पहले बनना चाहिए, ताकि जिस वोट के आधार पर सरकार बनती है उस वोट की हम सुरक्षा कर सकें, या उस वोट से जुड़ा हुआ जो मूवमेंट है तो उसको हम कामयाबी से हैंडल कर सकें। जैसे कल ही हम कुछ बीच में चर्चा उठी थी कि सतना में तो चुनाव हो गया है, हमारा मेंबर पार्लियामेंट भी जीत गया है, लेकिन उसके बाद में भी तो उसके कुछ असर हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। और अगर हम लोगों ने सुरक्षा की तैयारी पहले से की होती तो जो हमारा विंग है वो उसको पहले से देख लेता, लेकिन अभी हमारे ऊपर जब बात आती है तो फिर हम सोचते हैं कि भाई इसको कैसे करना है। तो इसलिए हमारा ये विंग पहले ही तैयार होना चाहिए, जो जीतें या हारें उसके बाद भी उस सुरक्षा का काम, जो लोग सुरक्षा दल में लगे हुए हैं या जिन लोगों को बीएसपी को कामयाब करने में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का काम, वोट की सुरक्षा का काम, जो वोट से संबंधित लोग हैं या वोट डलवाने से संबंधित लोग हैं, उनकी सुरक्षा का काम। तो ये हमें वोट डलने के 6 महीने के बाद तक भी हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसका असर चलता रहता है, उसका असर 4-6 महीने बाद में भी चलता रहता है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो 2-2, 4-4 साल लिंगर ऑन कर जाएं, वो बात दूसरी है, लेकिन ज़्यादातर हमें 4-6 महीने तक की तैयारी रखनी चाहिए। तो ये बातें कल मैंने कही थी, आज उनका
उन बातों को थोड़ा सा उनके ऊपर फिर से रोशनी डालना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सा काम सरकार बनने के बाद होता है और बहुत सा काम जो है वो हमें निर्भरता से संबंधित हैं। होना कहाँ है? नज़दीक है, इधर आ सकता है? हैं? आनी पड़ेगी। चलो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। जो निर्भरता का या डिपेंडेंस का मामला है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे समाज के ऊपर असर डालती है। तो इसलिए इसको हम लोगों को सीरियसली लेना होगा। अभी तक भी हमने लिया है, लेकिन आने वाले समय में भी इसको हमें बहुत सीरियसली लेना होगा। अगर हम इसको सीरियसली लेते हैं तो हम अपनी मूवमेंट को जल्दी से आगे बढ़ा पाते हैं। अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं या इसको समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम समझ भी नहीं पाते हैं, तो फिर हमें आगे बढ़ने में, मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मुश्किल हो जाती है या
जो गति है वो धीमी हो सकती है। अब जैसे आज के माहौल में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। जिस कांग्रेस को गिराने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हमने सारी ज़िंदगी लगाई, बहुत समय लगाया, बहुत कोशिश की, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में, ये साधारण लोग का रिएक्शन जो है वो तो एकाएक ऊपर से बात को देखकर सोचकर होता है। लेकिन ये एक गहरी बात है, ये एक गहरी बात है। उसको गहराई तक समझकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस का पिछलग्गू समाज बना हुआ था। कांग्रेस के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में लगा हुआ था। आज भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें हमारा समाज कांग्रेस पार्टी का पिछलग्गू समाज है। अगर कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी का बन गया है, जनता दल का बन गया है, कम्युनिस्टों का बन गया है। अपने पैरों पर अभी तक भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो इसलिए इस अलायंस को बारे में सोचने करने से पहले, आगे कदम बढ़ाने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ा है। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा अच्छा निकलना चाहिए तो तभी हमें करना चाहिए। उसका नतीजा खराब निकले तो ऐसा काम तो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो मेरे पास चुनाव का रिजल्ट निकलने से पहले सबसे पहले मेरे पास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आप लोग लिखने से तो मेरा ख्याल फिर सुनने में दिक्कत तो नहीं जाती? सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप लिखने में लिख रहे हैं तो मैं आपकी समझ में आए। अच्छा, तो उसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, जब लिखते भी जा रहे हैं आप बोला इनकी समझ में भी आना चाहिए। तो हैं, हाँ, अच्छा, तो वो सबसे पहले दिग्विजय सिंह मेरे पास पहुँचे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह से आप कांग्रेस को डैमेज करते जा रहे हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह तो ये कांग्रेस से हाथ से निकल गए हैं, तो मध्य प्रदेश भी निकल जाएगा। लेकिन आपके हाथ में आने की बजाय ये बीजेपी के हाथ में चला जाएगा। तो मैंने सोचा भाई, गौर किया कि हाँ भाई सोचने वाली बात है ये, क्योंकि उन्होंने मुझे सारा
पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट के नीचे जो उसके सेगमेंट है, असेंबली के भाग हैं, उनका सारा रिजल्ट दिखाया। मैंने बोला भी वो तो ठीक है बात। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने 2-3 MLA मुझे दे दें, तो मैं उनको कैबिनेट में ले लेता हूँ, तो अनाउंस कर देते हैं कि अब BSP और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है मध्य प्रदेश में। मैंने उनसे कहा कि ऐसी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी बात के ऊपर मैं गौर कर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चली जाए और BJP की आ जाए, और BJP की तो मध्य प्रदेश में पहले भी आ चुकी है, लेकिन जो आज का माहौल है उसमें ये घबराहट की बात है। आज के माहौल में ये घबराहट की बात है, क्योंकि BJP की सरकारें बहुत से सूबों में बन चुकी है और सेंटर में भी बनने की संभावना है। तो इसलिए ये मैं इसके ऊपर ज़रूर गौर करूँगा, और ऐसा ना हो तो उसको रोकने के लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसलिए इस आधार पर ये, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो मुझसे मिलने लगे। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है पार्टी के, उधर तो सरकार नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, जो पार्टी के अध्यक्ष है वो मुझसे मिले। तो दिग्विजय सिंह और वो लोग, कांग्रेस के और लोग दिल्ली में मिले आपस में। तो उनको अपनी चिंता थी, मुझे अपनी चिंता थी। तो आखिर में मेरे ऊपर ज़्यादा उन लोगों का कहना था, दबाव था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही बार में कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी मुझसे मिले, क्योंकि पंजाब में हम लोगों ने 11 सीटें मिलकर लड़ाई अकाली दल के साथ। 3 हम लड़े, 8 वो लड़े, तो 11 की 11 कांग्रेस हार गई और हम जीत गए। हमें 12% वोट पड़ा, अकालियों को 28% पड़ा, 40% हो गया। क्योंकि हम 3 लड़े, वो 8 लड़े, इसलिए वोट तो एक ही जैसा पड़ा सबको, लेकिन 3 और 8 के कारण उसमें 12 और 28 हो गया, तो 40 हो गया। और कांग्रेस को 35% वोट पड़ा, 35% वोट पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 8% पड़ा है। मध्य प्रदेश में कितना पड़ा हैं? 31। मध्य प्रदेश में 31 पड़ा है। बीजेपी को हैं 41। तो लगभग पंजाब जैसा ही हाल इधर मध्य प्रदेश में हुआ। तो कांग्रेस को वोट तो 31% पड़ गया, लेकिन सीटें कम हो गई। लेकिन कांग्रेस के 31% के साथ अगर हमारा 12% है, हमारा 12% उसके साथ जुड़ जाता है तो 43 हो जाता है, बीजेपी से आगे बढ़ जाते हैं। और अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो और वोट बढ़ जाता है। तो इस तरह से बीजेपी को रोका जा सकता है। तो ये, लेकिन मैंने ये सोचा कि लोगों से कहा कि अभी इसको हमें उत्तर प्रदेश तक सीमित रखना है। हमारा जो अलायंस है अभी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और बाकी स्टेट जिसमें आप लोग करना चाहते हैं, उसके लिए हमें रास्ता खुला रखना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये
उत्तर प्रदेश तक हमें इसको सीमित रखना है। तो उनकी बात पता नहीं कैसे कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई, लेकिन मेरा मकसद क्या था कि हमें संभल कर आगे इस दिशा में बढ़ना है और समय भी चाहिए। मुझे तो उत्तर प्रदेश की तैयारी में लगा रहना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर मैं काफ़ी समय लगा रहा हूँ। पंजाब में हमें अकालियों से हटकर कांग्रेस से जुड़ना है, इसलिए पंजाब में 2 चक्कर मैं पहले मार आया हूँ, एक कल जा रहा हूँ। और दक्षिण भारत में मैं 1 हफ्ता लगा कर आया हूँ। अभी 2 दिन के लिए मैं इधर आपके बीच में आया हूँ। तो आइडिया क्या है कि हमें उत्तर प्रदेश में जो हमारा अलायंस हुआ है, तो उसके आधार पर 300 सीटें बीएसपी लड़ेगी, 125 कांग्रेस लड़ेगी और मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री बनेगी। तो इस आधार पर हमारा समझौता हुआ है। लेकिन दूसरे राज्यों में इस आधार पर नहीं हो सकता है। हमारे साथी आंध्रा वाले सर हिला रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ओहो ऐसा आंध्रा में नहीं होगा, क्योंकि आंध्रा में हमें देखना है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है उसके आधार पर ही होगा। मध्य प्रदेश में भी मैं खुश नहीं हूँ। जिस आधार पर मध्य प्रदेश में हमारा समझौता होगा, तो वो भी कोई इतना बढ़िया नहीं होगा जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बाकी राज्यों में हमें बहुजन समाज के लोगों को बीएसपी में लाने की अभी काफ़ी ज़रूरत है। बीएसपी में लाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसलिए ये काम हमें पहले करना होगा, क्योंकि जैसा समझौता उत्तर प्रदेश में हुआ, तो कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कार्टून बनाए गए। आप लोगों ने मेरा ख्याल पता नहीं इधर भी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन दिल्ली में तो बहुत कार्टून कभी हाँ हाथी को लेकर तो बहुत कार्टून बनाए गए। उस कार्टून है कि हाथी की पूंछ तो छोटी सी होती है, तो नरसिम्हा उस पूंछ को पकड़कर लटके हुए ऐसे घूमते दिखाए हुए। अभी कुछ में वो सूंड के ऊपर है, मायावती को सूंड पर रखे ऐसा, तो वो गद्दी पर बिठा रहे हैं। और कुछ में वो नरसिम्हा जो है वो ऐसे लेटे हुए हैं, तो हाथी के सामने, और कुछ में उसके पैर के नीचे है। तो उससे बहुजन समाज के लोगों का हौसला बढ़ता है। तो अगर मध्य प्रदेश में दिखाएं कि हाथी को नकेल डालकर वैसे ले जा रहे हैं, या पीछे से डंडा मार रहे हैं उसको, हाथी को, और हाथी मुश्किल में है, तो अगर इस किस्म का प्रचार हो तो वो उससे लोग सोचेंगे हो ये अच्छा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वाले सोचते हैं ना, तो हो भाई ये अलायंस तो ठीक है, अलायंस तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा ये कार्टून वाले दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए क्या है कि उसमें जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो पिछलग्गूपन है, तो ये पिछलग्गूपन
हमें पूरे देश में जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। जिधर पिछलग्गूपन दूर होगा, लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो निर्भरता कम होगी, तो उधर उधर हम अलायंस करते जाएंगे। लेकिन ये अलायंस का प्रोसेस जो है, ये फरवरी से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी में पार्लियामेंट के चुनाव की संभावना है। फरवरी में पार्लियामेंट के चुनाव की संभावना है, तो उस वक़्त फिर हमें, जो मैंने कल आपसे बताया था कि हमें 11 से बढ़कर अभी 100 को क्रॉस करना चाहिए। आने वाली लोकसभा में, पिछले वाली में हमारे 3 MP थे, तो इसमें 11 हो गए, तो आने वाली में 100 से ज़्यादा होने चाहिए। आने वाली लोकसभा में हमारे 100 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इस किस्म का माहौल हमें तैयार करना है, इस किस्म का माहौल हमें तैयार करना है। तो और उसके आधार पर वो ये समझौता होगा। हमारा जो समझौता है वो उसके आधार पर होगा। जैसे हमें 100 से ज़्यादा, हमें 100 क्रॉस करना है हमें पार्लियामेंट के लिए, तो जिस उत्तर प्रदेश में आज हम समझौता कर रहे हैं, तो 50 से ज़्यादा सीटें हमें उत्तर प्रदेश से जीतनी होंगी। 50 से ज़्यादा हमें उत्तर प्रदेश में जीतनी होगी। तो इसका मतलब, तो हमें 50 उत्तर प्रदेश में जीते हैं, बाकी सब में मिलाकर फिर 50 हो जाए, 50-60 हो जाए। तो सारे इंडिया में हमें इस किस्म का माहौल तैयार करना होगा। तो मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को, ये हम बरसों की मेहनत के बाद कुछ हमारे पॉकेट्स बने हुए हैं, और पॉकेट्स भी शेकी हैं। जैसे एक तो ये ग्वालियर रीजन में है, तो ग्वालियर में अभी माधुर और सिंधिया बड़ा जोर से लगा हुआ है। दूसरा ये अर्जुन सिंह का रीवा सतना रीजन है, और छत्तीसगढ़ में ये शुक्ला ब्रदर्स का रीजन है। तो हमें जो रोकने वाली शक्तियां हैं, और कुछ एरिया है जिसमें ये अभी चीफ मिनिस्टर है ना, जो चीफ मिनिस्टर अभी, हाँ, अभी का जो चीफ मिनिस्टर है दिग्विजय सिंह, तो इसका असर है उधर। तो इस तरह से, और कुछ रीजन है जैसे इसमें एक वो छिंदवाड़ा से जीता है, क्या नाम उसका, हाँ, कमलनाथ का असर है। तो उन्होंने अपना एरिया से संभाला हुआ ऐसा, जैसे 5 रीजन है तो 5 ही ऐसे असरदार आदमी है जो मतलब हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। उसमें वो कुछ कामयाब हों या ना हों, जितना भी होते हैं वो हमारे सामने है। आगे को और कितना हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें सोच विचार करना है, क्योंकि वो अपना जो पैसे की शक्ति है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जो माफिया की शक्ति है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, मीडिया की शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। मनी, माफिया, मीडिया, इन तीनों में हम कमज़ोर हैं, वो शक्तिशाली हैं। तो इस तरह से
तो हमारा जो हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से जो रोकने वाली शक्तियां हैं उनका भी नोट लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये जो हमारा पिछलग्गूपन है वो भी निर्भरता के कारण है। बहुजन समाज अगर पिछलग्गू समाज बनता है, पीछे लगने वाला समाज बनता है, तो वो निर्भरता के कारण ही बनता है, चाहे वो दिमागी तौर की हो निर्भरता। दिमागी तौर पर उसका असर पड़ता है कि हमें तो किसी न किसी के पीछे लगना ही होगा, तो किसी न किसी की से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा सुरक्षा बीएसपी का अपना सुरक्षा दल होना चाहिए और उसके ऊपर हमारे समाज को भरोसा होना चाहिए कि ये हमारे हितों की रक्षा करने वाला दल है और हमारे वोट की रक्षा करेगा। और वोट डलवाने में और जो हमारे लोगों को जो वोट डलवाने के लिए, वोट डलवाने के बाद जो उनके ऊपर जो मुश्किल मुसीबत आ सकती है तो उनकी वो सुरक्षा करेगा। तो इसलिए आज सुरक्षा के लिए हमारे लोग बहुत बड़े पैमाने पर पिछलग्गू बने हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, बहुजन समाज आज तक भी इनके साथ बड़े पैमाने पर पिछलग्गू है, लेकिन उनके सामने एक आदर्श है, वो उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उधर भी हमारा वोट सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है सुरक्षा दल, क्योंकि आज भी हमारा वोट अगर उधर सुरक्षित हो तो 21% की बजाय हम 31% तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ वोट को सुरक्षित करके। वोट को सुरक्षित करके हम 21 से 31 तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो अति पिछड़ा वर्ग या लेस बैकवर्ड जो बीजेपी का जो पिछलग्गू बना है, वो भी कुछ कारणों के कारण बना है, तो उनको उनसे छीना जा सकता है, वो भी हमारा प्लान है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मुझे बताया मिस्टर खुंटे ने कि 3 तारीख को इधर जबलपुर में मेरा पुतला जलाया गया, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। तो कांशीराम का पुतला जलाया मुसलमानों के मसले को लेकर कि मुसलमानों के बारे में कांशीराम का अच्छा ख्याल नहीं है। मुसलमानों के बारे में कांशीराम का अच्छा ख्याल नहीं है, तो इसलिए आरएसएस को बहुत तकलीफ हो गई है। आरएसएस को तकलीफ हो गई है तो उसमें तो अब वो
असली बात क्या है कि आरएसएस को तकलीफ़ क्यों हो रही है, बीजेपी को तकलीफ़ क्यों हो रही है, और वो भी जबलपुर में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। तो उनकी तकलीफ़ का कारण क्या है? उनकी तकलीफ़ का कारण ये है कि तो पकी पकाई थाली हमारे सामने आ गई है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांचीराम हमें खाने नहीं देगा इसको। तो इसलिए मुसलमानों को याद करो, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि अभी उन्होंने 12 सीटें उन्होंने जीती हैं पार्लियामेंट की, और 41% वोट पड़ा है। तो कभी भी चुनाव होता है तो वो सरकार उनकी बनती है, लेकिन तो दिग्विजय सिंह मुझसे मिलता रहता है, तो ये खबर उनको लगती है तो वो सोचते हैं कि भाई ये सरकार तो नहीं बनेगी हमारी, कांचीराम नहीं बनने देगा, लेकिन नहीं तो ये बनी बनाई है सरकार, तो बनी बनाई है लेकिन ये नहीं बनने देगा। तो मुसलमानों का नाम लेकर इसका पुतला जलाओ। तो इस तरह से, नहीं तो ये वही लोग जो मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों के 2 स्थान, एक पाकिस्तान और दूसरा कब्रिस्तान, जो मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि 2 स्थान है, एक पाकिस्तान दूसरा कब्रिस्तान। अब वही लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के बारे में कांशीराम ने कुछ बोला है और उससे हमें बहुत झटका लगा है, दिल दुखा है हमारा। असली दिल तो उनका इसलिए दुख रहा है कि भाई हमारी सरकार जो बनने वाली है मध्य प्रदेश में, ये आदमी नहीं बनने देगा। तो इस तरह से वो कभी तो वो जाकर रीवा के ब्राह्मणों को तैयार करते हैं, बीजेपी वाले रीवा के ब्राह्मणों को तैयार करते हैं कि ये क्या हो रहा भाई, ये क्यों बन रही है, ये बीएसपी से क्यों समझौता हो रहा है। तो इसलिए मैं भी इसको टाल रहा हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस ने इससे बीएसपी से समझौता कर लिया तो ये बीजेपी को बहुत पीछे धकेल देंगे। समझे ना बात को आपने? तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये इनको पीछे धकेल देंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारी सरकार तो बनी बनाई है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो तीनों पर, और दिल्ली प्रदेश, उधर भी 7 MP हैं। हाँ, 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 अच्छा, तो इसलिए तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उसमें तो हमारे सामने भी ये समस्या है कि बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे रोका जाए। बीजेपी जो है वो जो ए टीम बन गई है ब्राह्मणवाद की, तो उसको कैसे रोका जाए। अब उनको लगता है कि कांशीराम ने तो हल ढूंढ लिया है, अभी हमें ढूंढना है, पकड़ो मुसलमानों को, निकालो उसको कब्रिस्तान से और पाकिस्तान से लाओ हैं। तो इस तरह से तो मैं ऐसा ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछलग्गूपन है वो निर्भरता के कारण है, डिपेंडेंस के कारण है। बहुजन समाज के लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कि हम
हमारा समाज या हमारे समाज का संगठन हमारी सुरक्षा कर सकेगा। तो ये भरोसा उनको जैसे होता जाएगा तो वैसे उसका, जैसे उत्तर प्रदेश एक आदर्श बन गया है तो उसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, हरियाणा में पड़ा है, तो राजस्थान में पड़ा है, पूरे देश में उसका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन बाकी जगह भी हमें इसको असर का फ़ायदा लेकर मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। जैसे अब हम लोग रीवा और सतना में हम दोनों सीटें जीते हैं और बाकी जगह कई जगह हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, तो इससे उनको घबराहट पैदा हुई है। तो घबराहट के कारण वो बौखला उठे हैं, तो उनकी बौखलाहट को शांत करना ये हमारा काम है। जैसे मैं समझता हूँ कि सतना में या रीवा में, सतना में ठाकुर और रीवा में ब्राह्मण, ये दोनों बौखला उठे हैं, तो उनकी बौखलाहट को हमें अपने तौर तरीके से शांत करना होगा, क्योंकि अपने लोगों का बौखलाहट के कारण वो हमारे लोगों का वो बौखलाहे क्यों है, क्योंकि उनका मनोबल गिरा है। रीवा में ब्राह्मण का और सतना में ठाकुर का मनोबल गिरा है। अब वो बौखलाहट के कारण हमारे लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं, तो हमें अपने लोगों का मनोबल गिरने से बचाना है। अगर हम अपने लोगों का मनोबल गिरने से बचा लेते हैं, बहुजन समाज के लोगों का मनोबल गिरने से अगर हम बचा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी बौखलाहट कम हो जाएगी, अपने आप ही उनकी बौखलाहट कम हो जाएगी। तो अब हमें टैक्टफुली चलना होगा, टैक्टफुली हमें चलना होगा कि उसमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उनकी बौखलाहट बढ़े। उनकी बौखलाहट नहीं बढ़नी चाहिए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता वो झाग की तरह से बैठ जानी चाहिए। और हमारे लोगों का मनोबल गिरने से हमें उसको बचाना होगा। तो इसलिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जिससे हमारे लोगों को अगर नुकसान होता है तो वो कंपेंसेट हो जाता है, और जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला है वो सूखा नहीं जाता है। तो इस तरह से हमें ये जो बौखलाहट है, तो बौखलाहट के कारण जो हमारी निर्भरता है उनके ऊपर, उसका सहारा लेकर वो परेशान करते हैं। निर्भरता के कारण ही हम लोग पिछलग्गू बनते हैं। जब हमारा अपना पिछलग्गूपन हम दूर कर लेते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी शक्ति बना लेते हैं, तो उनको बौखलाहट होती है। तो ये बातें हमें एडवांस में समझ लेनी चाहिए। जैसे इस चुनाव के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगा कि भाई आने वाला चुनाव अगर मैंने पूरा एनालिसिस किया कि हम 21% का वोट 31% हम सिर्फ
सुरक्षा दल बनाकर ही, वोट की सुरक्षा करके ही हम 21 से 31 कर सकते हैं। और हमें बढ़ना तो और ज़्यादा है, 40 क्रॉस करना है, 21 से 31, 31 से 41। तो अब 41 ना भी हो, 35-36 भी हो जाए तो बीजेपी का जो है वो 30-31 हो जाए तो जीतने के लिए वो भी काफ़ी है। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मेरी समझ में आया कि हमें वोट की सुरक्षा करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा दल ये बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर हमने एडवांस में बना लिया होता तो पिछले चुनाव में हमें 6 की बजाय हम 14-15 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकते थे, जो बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से हम हारे हैं। तो ऐसी सीटों को हम वोट के अपनी को डलवाकर वोट की सुरक्षा करके उसमें जीत सकते थे। लेकिन ये तो चुनाव होने के बाद हमारी समझ में बात आई है। लेकिन आपका चुनाव होने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों को अगले दौर के लिए नहीं, अभी से ये सोच लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा दल आप लोगों को बनाना चाहिए। और ये जो चुनाव हो चुका है, इस चुनाव के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस चुनाव का जो आफ्टर इफेक्ट है, इस चुनाव के बाद जो असर पड़ा है हमारे समाज पर, तो उसी को आप लोगों ने, उसका नोट लेकर आप लोगों ने अपने समाज की रक्षा करनी, जो वोट से संबंधित है। जो वोट से संबंधित केसेस हैं कि उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बलबूते पर अपनी पार्टी को वोट डाला, उसके कारण वो लोग मुश्किल में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों की रक्षा करना, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो आने वाले चुनाव में अगर हम ऐसा ना कर पाए तो उसका अच्छे की बजाय बुरा असर हो सकता है। तो इसमें मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बीएसपी बढ़ रही है, तो उस तरह से बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है। हमारा जो दुश्मन है उसको बुरा लग रहा है। तो इसमें बहुत से लोग हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे लोगों के पास है। तो इसलिए वो कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट लेवल पर वो कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। ये असर डालने के लिए कि देखो भाई आपने ऐसा काम किया है, ये गलत किया है, आगे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म की उनकी डराने धमकाने की कोशिश होगी। तो इसको, ये तो हमारी कमज़ोरी है
पैसे की कमज़ोरी है, बाहुबल की कमज़ोरी है, मीडिया की कमज़ोरी है। मनी माफिया मीडिया का वो दुरुपयोग करके वो हमारे मूवमेंट को पीछे करना चाहेंगे। लेकिन हमारी कुछ खूबियां भी हैं। अगर हमारी कुछ कमज़ोरियां हैं तो हमारी कुछ खूबियां भी है। क्या खूबियां हैं? सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि जितना हम बढ़ चुके हैं उस बढ़त को देखकर जो बीएसपी को गाली गलौज कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो लोग बीएसपी के साथ अलायंस भी करना चाहते हैं। वो सारे लोग बीएसपी के साथ अलायंस भी करना चाहते हैं। बीएसपी को, इसका मतलब यह है कि बीएसपी को वो निराश नहीं करना चाहते हैं, नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये इसका कारण वो शशोपंज में रह सकते हैं। जैसे जब बीजेपी वालों को पता चला कि कांग्रेस के साथ हमारा समझौता होने जा रहा है, तो पहले उनके जो थिंक टैंक है, उनके लिए जो सोचने वाले लोग हैं, तो वो लोग मुझसे मिले। तो आखिर में उन्होंने ये फैसला किया कि अटल बिहारी को मुझसे मिलना चाहिए। तो अटल बिहारी मेरे पास चलकर आए। 1.5 घंटा उन्होंने मेरे से बातचीत की। 1.5 घंटा बातचीत की। तो उसमें बातचीत का निचोड़ मैं आपको बताता हूँ कि मेन लक्ष्य तो ये था कि बीएसपी और बीजेपी मिलकर देश में और प्रदेशों में सरकारें बनाएं। देश में और प्रदेशों में मिलकर सरकारें बनाएं और जो हिंदू समाज में सुधार की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है, वो परिवर्तन करने में बीजेपी बीएसपी का सहयोग दे। तो सामाजिक तौर पर भी बीएसपी और बीजेपी मिलकर ये काम करें और जो समाज में जो खराबियां हैं उनको दूर करें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई कि बीएसपी तो बीजेपी के साथ मिलने को तैयार नहीं है, तब उनकी कोशिश थी कि किसी हालत में कांग्रेस से समझौता ना करें, किसी हालत में कांग्रेस से समझौता ना करें। तो ये मुझे लगा कि ये बीएसपी की, एक तरफ बीएसपी की कमज़ोरियां हैं, दूसरी तरफ उसकी अपनी खूबियां हैं। ये कमज़ोरी, दूसरी तरफ उसकी ये मजबूती है कि जो लोग बीएसपी को बुरा भला कहते हैं और बीएसपी से नफरत करते हैं, वही लोग बीएसपी को से समझौता करके चलना चाहते हैं। तो इसका मतलब बीएसपी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। वो इस लालच में है कि आज नहीं तो कल बीएसपी के साथ समझौता। मैं उनको ये लालच देता हूँ
कि भाई अभी तो मौका नहीं है, जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। हैं? तो मैं जब मौका आएगा, अभी तो मौका नहीं आया इस चीज़ के लिए, अभी तो ये संभव नहीं है, लेकिन आप लोग इंतज़ार करें, आप लोग इसका इंतज़ार करें ताकि ये मौका जल्दी आ जाए। लेकिन मौका आने की संभावना है, तो इसलिए वो हमें नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। वो बोलेंगे कि हम पुतला जलाते रहेंगे, जैसे इधर जबलपुर में बोला ना, तो वैसे वो 1-2 दिन जलाकर अपना ठंडे हो जाएंगे, जल भून कर खुद ही बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो इसमें वो हमें नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, निराश नहीं करना चाहते हैं। तो इसी तरह से जिनकी सरकार है वो भी हमें नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, वो भी निराश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो नफ़रत करते हैं कि देखो इन्होंने हमें कहाँ ला दिया है। जिनकी सरकार है वो हमसे दुखी है कि देखो हमारी सरकार को हिला दिया इन्होंने, बड़े ये ख़राब लोग हैं। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि अगर चंद सिक्कों में ये बहक जाएं या छोटे मोटे इनके ये काम कर दिए जाएं, इनको कुछ काम का लालच देंगे, कुछ और देंगे सरकार जो है, तो इस तरह से हमारे लोगों को वो गुमराह करने के लिए या पीछे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी खूबी ये है या हमारी मजबूती ये है कि वो लोग हमें नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, निराश नहीं करना चाहेंगे, तो हमें अक्लमंदी से उनसे काम निकाल लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे काम निकाल लेना चाहिए। आज हमारा काम क्या है कि हमारे समाज का हमें मनोबल नहीं गिरने देना है। जिधर हम मजबूत हैं उधर हमारे समाज का मनोबल गिराने की जो कोशिश हो रही है उसको हमें नाकामयाब बनाना है, और जिधर हम कमज़ोर हैं उधर तो कमज़ोरी है, उधर तो कोई मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं, कोई ऐसे घूरता रहेगा। उधर थोड़ा उधर तो हमें तैयारी ही करनी होगी अपनी। तो इसलिए जब मुझे पता चला कि भाई हमारे बहुत से जो विधायक और एमपी हैं तो वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, तो मुझे उसका काफ़ी दुख हुआ। तो भाई ये आपको अगर जाना है तो इंटरव्यू लेकर उनसे टेलीफोन पे बातचीत करके तब जाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा देर ना बैठना पड़े। और जिस समय आपको समय दिया उन्होंने, तो उतने समय में इंतज़ार करके वापस आ जाना चाहिए। नहीं तो वही लोग प्रेस वालों को बुलाकर बताते रहेंगे कि देखो यार ये गिनो कितने मिनट से बैठे हैं, कितने घंटे बैठे हैं। तो प्रेस में वो देते रहेंगे कि देखो भाई अपना ये बीएसपी के जो लोग हैं ये तो सरकार के दरवाजे पर जाके बैठे रहते हैं। तो इस तरह से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो आप लोगों को बहुत संभल कर चलना होगा, और सरकार से ये काम हो जाएगा। सरकार जो हमें वैसे तो नफ़रत करती है, लेकिन हमारे साथ मिलकर चलना चाहती है, हमें नाराज़ नहीं करना चाहती है, हमें निराश नहीं करना चाहती है, उसका भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। हर पार्टी को ये लालच रहे, कुछ को लालच रहे कि आज या कल में हमारा इनसे हम मिलकर चलेंगे, कुछ सोचेंगे कि अभी अगर मौका नहीं है
कांचीराम ने कहा है कि मौके का इंतज़ार करो भाई, जल्दी आ जाएगा मौका, तो वो इंतज़ार में बैठे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को इंतज़ार में रखा जा सकता है और कांग्रेस वालों से अभी फ़ायदा लिया जा सकता है, लेकिन बीएसपी को बदनाम किए बगैर। ऐसा ना लगे कि वे बीएसपी के लोग तो उनके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, या तो वो पैसे के लालच में बैठे हैं या कुछ छोटे मोटे और लालच में बैठे हैं। लेकिन हमें अगर उनसे मिलना है तो हमारे समाज का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए मिलना है। हमारे समाज का मनोबल गिराने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने देखा कि भाई ये मेरे नोटिस में ये कुंटे ने बात लाई तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई हमारे लोग उधर उनके दरवाजे पे बैठे रहते हैं और उधर लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या क्या सोचेंगे। तो इसलिए मैंने दिग्विजय सिंह को टेलीफोन करके दिल्ली बुलाया कि भाई आप दिल्ली आ जाएं, और रत्नाकर को भी मैंने बोला कि आप भी दिल्ली चलें। आपने ये जो पूरे जो वारदात है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आप दिल्ली चले आए। तो अब हमें, अगर हम उनके दरवाजे पर जाकर बैठते हैं तो बीएसपी की कमजोरी नज़र आती है। अगर मुख्यमंत्री हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं तो वो उनको हम बताएं कि ये बात है, भी ऐसा है, करना है, तो उसमें बीएसपी की कोई कमज़ोरी नहीं नज़र आती। उसमें बीएसपी की कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती है, मजबूती नज़र आती है। और हम बिल्कुल कोई गैर मुनासिब बात ना करें उनसे। जैसे मुख्यमंत्री जब आए मेरे पास, रत्नाकर को मैंने बुला लिया था, इनके सामने मैंने बात किया कि भाई आप लोग हमसे मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हमारे लोगों के ऊपर अन्याय होगा, उनका मनोबल गिराया जाएगा, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम मिलकर चलें। उसके लिए तो आप लोगों को कुछ काम करना चाहिए, आपको कुछ काम करना चाहिए उसके लिए। और हम मुनासिब बात ही आपसे कहेंगे, हम कोई बेवजह बात नहीं कहेंगे। तो आप जो है, जैसे एक बाप और एक लड़का कशवाहा कम्युनिटी का मारा गया और कुछ लोग फट्टड़ हो गए। अब इतनी सी मुझे जानकारी है, कहाँ हो गए, क्यों हो गए, कैसा हो गए,